Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज की क्लास हमारी होने वाली है 100 एमसीक्यूज ऑन हाई कोर्ट, जेके हाई कोर्ट. ठीक है, जिसके हमने 50 एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर्ड कर लिए हैं पार्ट फर्स्ट मैराथन में. अब ये पार्ट सेकंड मैराथन रहने वाला है जिसमें हम 50 एमसीक्यूज को और डिस्कस करने वाले हैं. तो आज की क्लास होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग. आप में से जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं. डेली की 2 वीडियोस आपको मिलती हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट आप कर सकते हो. तो इसी के साथ चलिए फिर स्टार्ट करें हमारी आज की क्लास. और जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है 100 एमसीक्यूज की, इसके अलावा भी 7 to 8 मैंने क्लासेस लाई हैं जो 500 एमसीक्यूज पे चल रही है, तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख लें. आपको बहुत ज़्यादा इसमें से बेनिफिट मिलने वाला है और इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है. जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी, दीज आर सफिशेंट. ठीक है, आप इनमें से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट डायरेक्टली इन्हीं वीडियोस में से आपको मिलने वाले हैं. तो बार बार रिवाइज ज़रूर करें. मैंने सारी की सारी पीडीएफ्स आपकी ऐड कर दी हुई है. तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन. Which is the topmost court in the judicial administration of state in India? टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सा है आपकी, अगर स्टेट्स में जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जुडिशियल हायरार्की होती है, उसमें बताइए आप. बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, तो वो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है. क्या है? इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जुडिशियल सिस्टम में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में. लेकिन जो हाई कोर्ट है ये आपका स्टेट का टॉप मोस्ट कोर्ट है अगर हम बात करें स्टेट की जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसके अलावा आपके बारे में हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स भी कॉमन हाई कोर्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एक स्टेट, दोनों की दोनों यूटीज है, पंजाब हरियाणा और आपका दिल्ली, और ये सब पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट. अब बात करें हम हाई कोर्ट की, तो ये हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है स्टेट्स का. और आपके हाई कोर्ट में एक तरह की क्या होती है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी इसको दी गई है स्टेट में. यानी कि इसके पास क्या है, पावर है. ये क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है और दोबारा से केसेस को सुन सकती है जो कि पहले से डिसाइड हो चुके हैं लोअर कोर्ट के द्वारा. तो ये होती है आपकी एपलेट जुरिस्डिक्शन. यानी कि वो लोअर कोर्ट से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है. और इसके पास कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होती है कुछ केसेस में. यानी कि डायरेक्टली अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, आपकी मर्जी. ठीक है, लेकिन वो कुछ केसेस होते हैं और आपको फिर लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती. हाई कोर्ट के जो लेड करता है, इसको करता है चीफ जस्टिस, जिसको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. और इसके अलावा जो जजेस होते हैं दूसरे, उनको भी आपके अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. Which amendment allows Parliament to establish a common high court for 2 or more states or union territories? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956. तो ये आपका पार्लियामेंट को जो है पावर देता है कि कॉमन हाई कोर्ट बना ले, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स हो या फिर यूटीज हो इनके लिए. ठीक है, और 7th अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज़ आपको अलो करी गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस. क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, या फिर एक्टिंग जजेस, जो कि हाई कोर्ट में एडिशनल और एक्टिंग जजेस को अपॉइंट करना होता है. जॉब कितना है, ठीक है, वर्कलोड पे वो डिपेंड करता है. तो ये भी आपके 7th एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है. और इसके अलावा सेम पर्सन को आप एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर घोषित कर सकते हो. ये भी आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है. ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए. जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, उनको ध्यान से आपको करना है, जो अगर आपको गलत हो जाता है. द टर्म रिजॉइंडर मीन्स. तो ये टर्म पढ़ने से पहले आप ये ऑप्शन से एक बार देख लें, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि आपका जो प्लेंटिफ है, कौन है प्लेंटिफ, वो क्या फाइल करता है, कॉम्प्लेंट.
प्लेंटिफ फाइल्स कंप्लेंट और जो डिफेंडेंट है वो आपका आंसर देता है। क्या फाइल करता है वो आंसर, ठीक है, ये राइटिंग पे मत जाना, माउस से लिख रही हूँ मैं। फिर क्या करता है, प्लेंटिफ कंप्लेन करता है, डिफेंडेंट उसका आंसर देता है। फिर प्लेंटिफ क्या करता है, उसका रिप्लाई करता है, डिफेंडेंट के आंसर का वो फिर से रिप्लाई करता है। लेकिन फिर से जब डिफेंडेंट क्या करता है, रिजॉइंडर फाइल करता है प्लेंटिफ के रिप्लाई को, तो दोबारा से वो नए फैक्ट्स को ऐड करता है, न्यू फैक्ट्स को रिवाइज करता है, जो कि आपका यहाँ पे आना था डिफेंडेंट रिस्पॉन्स बाय डिफेंडेंट टू न्यू फैक्ट्स रिवाइज्ड बाय प्लेंटिफ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो लीगल कॉन्टेक्स्ट में अगर रिजॉइंडर की बात करें तो ये डिफेंडेंट का रिस्पॉन्स होता है प्लेंटिफ के रिप्लाई को सिविल लॉ सूट में। किस में होता है ये, सिविल लॉ सूट में। ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपका एक कॉमन लॉ प्लीडिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ये आप सब ध्यान रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the person who is responsible for dealing with the wishes expressed in a will? So दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द विशेज एक्सप्रेस्ड इन अ विल। सभी बच्चों को ये आंसर पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है आपका एग्जीक्यूटर। तो ये क्या करता है, जो जो भी आपकी यहाँ पे विल में जो बनाया होता है ना कि ये मैं अपनी संपत्ति इसको देना चाहता हूँ, तो उस चीज को एग्जीक्यूट कौन करेगा, एडमिनिस्टर कौन करेगा उसकी डेथ के बाद, वो होता है आपका एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर जो होता है वो टेस्टेटर जो होता है ना उसके द्वारा उसका नाम दिया जा सकता है, या फिर जो कोर्ट होता है वो भी उसको एग्जीक्यूटर बना सकता है। अब जैसे कि जो विल बनाता है ना वो होता है आपका टेस्टेटर। कौन होता है वो, टेस्टेटर। और टेस्टेटर क्या दे सकता है, नेम दे सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन बन सकता है आपका एग्जीक्यूटर। ठीक है, अब वो एग्जीक्यूटर जो है ये अगर मान लो टेस्टेटर ने नाम नहीं दिया होता है, तो आपका जो कोर्ट होता है ना, जैसे कि अब गार्डियन को भी टेस्टेटर बना देता है, फिर वो आपका जो है एग्जीक्यूटर क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है जो जो भी उसकी संपत्ति के साथ क्या क्या करना है। उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है आपके एग्जीक्यूटर की, ये आपको ध्यान रखना होता है कि जितनी भी उसकी विशेस हैं उनको सही तरीके से मतलब वैसा ही करे जैसे उसने विश करा था कि ऐसा होना चाहिए। जो जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं अपनी विल पे या फिर जो ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स पे जो लिखा होता है वो सारा का सारा एग्जीक्यूट करना इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो जिसको डायरेक्शन दी जाती है यानी कि वो एग्जीक्यूटर है, टेस्टेटर मेक्स विल। Who has the authority to determine the maximum number of judges of a high court in India? ये आपकी डिटर्मिन करने की कि कितने होने चाहिए यहाँ पे जजेस, तो वो आपका सारा का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आपकी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बात करें हम प्रेसिडेंट को ये पावर कहाँ से दी गई है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल आता है आपका 216। तो इस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है कि हर एक जो हाई कोर्ट है उसको जो हमारा जो हर एक हाई कोर्ट है वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और बाकी के अदर जजेस भी होने चाहिए। ठीक है, जो कि डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम, जो कि उसे लगेगा कि ये इतने ज़रूरी है कि इतना वर्कलोड है कि इतने नंबर ऑफ जजेस शुड बी देयर। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉग्निजेंस। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल भी गलत करने की गुंजाइश आपके पास नहीं है। तो ये होता है आपका अराउजिंग जुडिशियल नोटिस और नॉलेज। तो यहाँ पे अगर ऑफेंस होता
तो वो होता कि आप पुलिस जो है विदाउट वारंट वो क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉग्निजेंस का पूछा गया है आपको मतलब, तो इसका होता है अराउजिंग जुडिशियल नोटिस या फिर नॉलेज। तो कॉग्निजेंस का ये मतलब होता है कि आप उस चीज को नोटिस में ला रहे हो, ठीक है, और जो भी एलिजिड ऑफेंस है उसके बारे में आप अवेयर हो। इसका ये भी मतलब है कि आप किसी भी मैटर को जुडिशली क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो वो होता है आपका कॉग्निजेंस। अब जो जुडिशियल ऑफिसर होता है वो क्या लेता है, वो कॉग्निजेंस लेता है किसी भी ऑफेंस का, किसके सामने, कोर्ट के सामने उसका पहले ट्रायल होता है। तो ये होता है कि आप कोर्ट के सामने वो मैटर ले रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो अगर एक और चीज आप इसमें सुन लें कि अगर जो मैजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करता है कि जो ये कॉग्निजेंस है इसको फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, तो फिर कॉग्निजेंस का मतलब हो जाता है कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। और जो एक्यूज्ड होता है ना, उसके पास ये राइट होता है कि उसको भी सुना जाए। जब ये कॉग्निजेंस का प्रोसेस चल रहा होता है ना, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही होती है, तो ये एक्यूज्ड के पास पूरा का पूरा राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज what is a representative suit? सो ये होता है आपका a lawsuit filed on behalf of a group with a common interest। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है ना, ये एक इंसान भी फाइल कर सकता है या फिर और ज़्यादा, एक से ज़्यादा पर्सन भी जो है फाइल कर सकते हैं दूसरों के बिहाफ पे, जिनका सेम इंटरेस्ट होता है। यानी कि किसी एरिया में कोई चीज़ गलत हो रही है, आप लोगों में से कोई एक जाएगा और ये सूट फाइल कर देगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट। लेकिन एक होता है आपका PIL और एक होता है आपका जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट। जो PIL होता है ना, इसका स्कोप जो है वो ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर स्कोप होता है। यानी कि ये PIL आपकी एंटायर कम्युनिटी के आपके बिहाफ पे लगती है, जहाँ पे उनके जो लीगल राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, लीगल राइट्स जो है वायलेट हो रहे होते हैं। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है वो एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बिहाफ पे जो है ये फाइल करा जाता है, जो कि सेम इंटरेस्ट किसी मैटर पे उनका होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है PIL और रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में। Which article of the Indian Constitution deals with the oath or affirmation by judges of High Court? आज हम ये सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे ये चारों डिस्कस नहीं करूंगी, तब आपको आंसर का पता चल जाएगा। तो बात करें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, आर्टिकल 219, जो कि डील करता है कि आप जो है जजिस जो है ना हाई कोर्ट के, वो क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑफिस में एंटर करने से पहले ओथ जो है या फिर अफर्मेशन वो मस्ट होती है। और ओथ जो ली जाती है, ये जो ओथ ली जाती है वो आपके गवर्नर जो होता है ना स्टेट का, उसके सामने ली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो फॉर्म ऑफ ओथ जो होती है ये कहाँ पे आपके स्पेसिफाइड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में ये आपका किस तरह से आपकी ओथ ली जाती है, कैसे लेनी है, वो आपके 3rd शेड्यूल में मेंशन है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Which article of the Indian Constitution deals with the removal of judges of a high court from office? जो भी बच्चे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ आप एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं एक वीडियो बनाने में, लेकिन आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन आप लोग डेली आते हो, वीडियोस देखते हो, और मैक्सिमम बच्चे बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस देखते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी डिमोटिवेटिंग थिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो। यहाँ पे रिमूवल ऑफ जजेस का आपने बताना है, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 217। तो ये आपको ध्यान रखना है, उनको हाई कोर्ट जो होता है ना आपका, हाई कोर्ट से इनको रिमूव कर दिया जाता है। और ये प्रेसिडेंट जो रिमूव कर सकता है अगर प्रूवन मिसबिहेव हो,
क्या हो, प्रूव्ड कर दिया हो जो उसका मिसबिहेवियर हो, या फिर वो इनकेपेबल हो, इनकैपेसिटी या फिर प्रूवन मिसबिहेवियर के ऊपर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। लेकिन उसके लिए अगर किसी को रिमूव करना हो हाई कोर्ट के जज को, तो ये मोशन क्या होता है, ये मोशन आपका ये पास होना चाहिए दोनों हाउसेस, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी ये पास होना चाहिए, और आपके ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए हर एक हाउस में। फिर आपका जो प्रेसिडेंट क्या करता है, फिर ऑर्डर निकालता है कि ये जो जज को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है आपका। लेकिन ये जो मोशन होता है ये आपका डिसाइड कर सकता है, लेकिन ये लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है और राज्यसभा में भी। और स्पीकर या फिर चेयरमैन जो होता है ना, स्पीकर जो है आपका कहाँ पे होता है, ये होता है आपका लोकसभा में, चेयरमैन होता है राज्यसभा में। तो ये डिसाइड करते हैं कि क्या इस मोशन को एडमिट करें, इम्पीच्ड मोशन लगता है ना, तो उसको डिसाइड करें या ना करें। अगर वो एडमिट कर देते हैं, डिसाइड करते हैं, तो वो दोनों मोशन आपके दोनों हाउसेस में चलते हैं। फिर उसके बाद इसकी इंक्वायरी कमेटी बनती है, कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है, ये सब आपकी रिपोर्ट दी जाती है हाउस को जहाँ पे ओरिजिन हुआ होता है मोशन। फिर दोनों हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, वोट करते हैं, और अगर हाउस अप्रूव करता है मोशन तो प्रेसिडेंट फिर जज के रिमूवल का ऑर्डर निकालता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, और ये आपका एक तरह से इम्पॉसिबल भी है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। तो ये आज तक इस वजह से कोई भी जज आपका इम्पीच नहीं हुआ है, रिमूव नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a witness repeats another person's statement, the evidence is called. सो ये इसको आप बोलते हो हेयर से। हेयर से होता है कि आप दूसरे की स्टेटमेंट को जो है क्या करते हो, बार बार रिपीट करते हो, ये बताने के लिए कि यही सच है जो आप बोल रहे हो ना। और हेयर से क्या होता है, ये आपकी क्या होती है, आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट होती है जो आपकी कोर्ट में ऑफर करी जाती है, ताकि आप प्रूव कर सको कि उस मैटर का सच क्या है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो विटनेस होता है ना, वो टेस्टिफाई कर रहा होता है कि जो भी किसी दूसरे बंदे ने कहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट उसने वो चीज उसको नहीं पता, लेकिन उसने किसी और की बात को यहाँ पे रिपीट कर रहा होता है। 11th क्वेश्चन, which act regulates the procedure relating to the removal of a judge of a high court by the process of impeachment? तो ये है आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे क्या बताया जाता है, एक प्रोसीजर बताया जाता है कि आपको हाई कोर्ट के जज को इम्पीच कैसे करना है, ठीक है, निकालना कैसे है इम्पीचमेंट के द्वारा। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल्स 124 एंड आर्टिकल्स 217 में ये चीज़ें बताई गई हैं, लीगल फ्रेमवर्क बताया गया है वो आपका कि किस तरह से आपने आपके हाई कोर्ट के जज को इम्पीच करना है, ठीक है। इसमें आपकी पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होती है, मैंने बताया इंक्वायरी कमेटी बनती है, ठीक है, कि क्या इसकी इनकैपेसिटी और जो कंडक्ट है वो क्या सच में है। फिर मोशन इम्पीचमेंट का लगता है उसके एलिगेशंस क्लियर करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है। द अर्ली रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इज कॉल्ड। ये होता है आपका पेरोल। पेरोल क्या होता है कि एक तरह का ये क्या होता है, कंडीशनल रिलीज होता है। किसी भी इंसान को जब आप कंडीशन के बेसिस पे जेल से पहले ही उसकी सजा मतलब खत्म होने से पहले ही रिलीज कर देते हो, उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रिजनर जो होता है ना, इसको सुपरवाइज किया जा रहा होता है, उसके लिए एक पेरोल ऑफिसर होता है। कौन होता है, पेरोल ऑफिसर होता है जो कि सुपरवाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रिजनर को जो भी कंडीशंस बताई गई होती हैं कि आपको हमने बाहर निकाला, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको दोबारा जेल हो जाएगी, तो उसको वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही पड़ती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Which article of the Indian Constitution deals with the salaries and allowances of the judge of the High Court?
इसका सही आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 221। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 221 का एक आपका CLAUS लिख रही हूँ, ठीक है, क्लॉज सेकेंड जो है, यहाँ पे हर एक जज जो होता है ना, उसको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, जो भी उसके राइट्स हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे मेंशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द ऑफेंसेस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। अब यहाँ पे कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें लिखा था कि पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी थी कि वो अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी है, तो ये आपका कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है। लेकिन आप लोगों ने वहां पे बोला था कि कॉग्निजिबल है, तो इन दोनों को में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नॉन कॉग्निजिबल होता है कि पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं है बिना वारंट के अरेस्ट करने की, तो उसको जो है वारंट प्रोवाइड करना पड़ता है एक्यूज्ड पर्सन के सामने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे आपका जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अब कॉग्निजिबल ऑफेंसेस भी आपको कुछ पता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें आता है आपका सीरियस क्राइम्स, ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है मर्डर, तो इसमें आपको प्रूफ नहीं, वारंट नहीं दिखाना पड़ता मर्डर को, ठीक है, या फिर आपने रेप करा है, या फिर रॉबरी करी है, दिस इज ऑल्सो अ सीरियस क्राइम, या फिर आपने कोई चोरी करी है, थेफ्ट, ठीक है, ये सब आपके बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर दिया जाता है। चार आप देख लेना। द सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर चार्ज्ड फ्रॉम, कहाँ से ये चार्ज करे जाते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में वर्क कर रहे होते हैं उनके सैलरीज वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज करे जाते हैं, ठीक है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद फिर उनको ये सैलरीज वगैरह मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो पेंशन होती है ना, वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। ये दोनों की चीजें आपको पता होनी चाहिए। The essential elements of a crime in criminal jurisprudence are, तो ये दोनों होने चाहिए, एक्टिस रियस और मेंस रिया। तो यहाँ पे आप कोई फिजिकल एक्ट कर रहे हो, एक्टिस रियस में क्या होता है, आप एक वॉलेंट्री एक्ट कर रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड। तो अगर आपके माइंड में कोई चीज है, लेकिन जब तक आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया फिजिकली, तो वो आपका क्राइम नहीं कहलाता है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ फिजिकली कोई चीज कर रहे हो बिना दिमाग में सोचे, तो वो आपका क्रिमिनल वो भी नहीं होता। दोनों चीजें जब होंगी तो ये असेंशियल होती हैं क्राइम जो है उसको प्रूव करने के लिए, कि हाँ उसके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि मैंने इस इंसान का मर्डर करना है बिकॉज इसने कुछ मेरे खिलाफ चीजें करी हैं, ठीक है, उसने माइंड में सोचा, लेकिन वो बस सोच लिया, दैट वाज जस्ट ओनली मेंस रिया, लेकिन उसने सोच के उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करा, ठीक है। जैसे अब सैफ अली खान के केस में हुआ था कि ये प्रूव करा जा रहा था कि क्या वो दोनों आपके चीजें उसके दिमाग में थी, या वो जस्ट एक इंस्टेंस था कि उसने उनको मार दिया, ठीक है, चाकू। तो यहाँ पे अगर दोनों हैं तो वो आपका एक एलिमेंट्स दोनों आपके होने चाहिए, एक्टस रिया एंड मेंस रिया। Which article of the Indian Constitution deals with the transfer of judges from one court to another? 222 जो है, यहाँ पे आपके जो जजेस जो ट्रांसफर करे जाते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर करते हैं और उनको उसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ता है, दिस इज द मैंडेटरी थिंग, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इनिशिएट करते हैं, जो प्रपोजल दिया होता है ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए, प्रेसिडेंट ने उनसे कंसल्ट करा होता है, और फिर ये जो ट्रांसफर होती है ये गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करी जाती है, ठीक है। और जो ट्रांसफर्ड जजेस होते हैं उनको कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है उनके सैलरी के अलावा भी, क्योंकि उनकी ट्रांसफर करी जा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which article of the Indian Constitution empowers the President to appoint additional and acting judges for a period not exceeding 2 years? सो ये है आपका आर्टिकल नंबर 224। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को अलो करा जाता है एडिशनल जजेस और एक्टिंग जजेस अप टू 2 इयर्स तक वो अपॉइंट कर सकते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। और ये एडिशनल जजेस जो होते हैं ना, ये आपके ऑफिस में रह सकते हैं जब तक उनकी एज 62 इयर्स तक ना हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग जजेस को भी, एडिशनल जजेस जो हैं वो 62 तक उनकी एज होनी चाहिए रिटायरमेंट की, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना है अभी। A legal document that contains details of the crime and is filed by the police with the court after investigation is complete is called. तो ये होती है आपकी चार्जशीट। तो चार्जशीट क्या होती है? ये आपकी एक फाइनल रिपोर्ट होती है जो कि पुलिस के द्वारा फाइल करी जाती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये फाइल करी जाती है, जो सेक्शन होती है इसकी 173 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 173। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये फाइल तब करी जाती है जब पुलिस जो होती है उसने क्वेश्चंस जो हैं और जो भी अक्यूज्ड से क्वेश्चंस करने होते हैं और जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो सुन ली होती हैं, उसके बाद ये फाइल करी जाती है। देन जो मैजिस्ट्रेट है वो उन चार्जेस जो होते हैं उनको फ्रेम करता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो जो चार्जशीट पे लिखे होते हैं। फिर ये ट्रायल जो है ये अक्यूज्ड के अगेंस्ट होता है, जो कि फिर उस कोर्ट में स्टार्ट हो जाता है ट्रायल। उसके बाद चार्जशीट के बाद आपका ट्रायल होता है। Which article of the Indian Constitution deals with the jurisdiction of existing high courts? So ये है आपका आर्टिकल नंबर 225। सो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट्स की उसको प्रिजर्व करा जाता है। तो इस आर्टिकल के अंदर जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें लिखी होती हैं उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ही होती है, क्योंकि हमारे जो हाई कोर्ट हैं वो हमारे इंडियन जुडिशल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो उसको इंटरप्रेट भी ये करते हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें ये इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। A record of all the important events that take place in a police station on a daily basis is kept in. सो इसे बोला जाता है रोजनामचा, ठीक है। एक जर्नल डायरी होती है जिसमें सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, और ये आपकी पुलिस स्टेशन में होती है, डेली बेसिस पे ये बनाई जाती है, ठीक है। और इसको आप स्टेशन डायरी भी बोलते हैं और डेली डायरी भी बोलते हैं कोई कोई स्टेट्स में। क्या क्या? स्टेशन डायरी, डेली डायरी, रोजनामचा, जर्नल डायरी, ये सब आपके इसके नाम है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनैगोरेटेड इन द ईयर, तो ये आपको दिख ही गया है, 1950 में ये आपका इनैगोरेशन इसकी हुई थी। और यहाँ पे आपको बताना है कि 28 जनवरी को हुई थी, 28 जनवरी 1950, यानी कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का इनैगोरेशन हुआ था, ठीक है। और आर्टिकल बात करें सुप्रीम कोर्ट के हैं 124 से लेके 147। पार्ट 5 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता चलने होने चाहिए। अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन पढ़ें। एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट? सो यहाँ पे एट प्रेजेंट है आपके 34 जजेस, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे क्या है 34 जजेस। और यहाँ पे बात करें ये आपके 1950 में 8 थे, ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस है। 33 जजेस हैं और 1 आपके चीफ जस्टिस हैं। 1950 में 8 थे इंक्लूडिंग, 56 में 10, फिर 13,
फिर 77 में 17, 86 में 25 और 2021 में आपके 31 जजेस थे। लेकिन अभी इसका नंबरिंग जो है बन चुका है 34। और आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जितने भी नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में ये आपके टाइम टू टाइम इंक्रीज भी हो सकते हैं वर्कलोड के अकॉर्डिंगली। और ये जो जजेस हैं, ठीक है, ये बेंचेस इनके होते हैं 2 या 3 के, ये बेंच में होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें लार्ज बेंच जो होता है ना, वो आपका 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर 5 से ज़्यादा। और रिटायरमेंट एज होती है इनकी 65। ये सब आपके बारे में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभी जो संजीव खन्ना है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 इज the question of fact or law that is in dispute is called। इसको बोला जाता है फैक्ट इन इशू, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट का आपका कारण क्या है, उसको, उसका जो क्वेश्चन है फैक्ट या फिर लॉ, उसे आप बोल जाते हो फैक्ट इन इशू। In the removal of judges process, the speaker or chairman of Lok Sabha, Rajya Sabha constitute a 3-member committee to investigate the charges of misbehavior or incapacity of judges. Which of the following is not a member of the committee? तो ये जजेस के रिमूवल प्रोसेस की बात हो रही है। यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है उनके मिसबिहेवियर को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कौन इसमें से नहीं होता है? चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल होते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के भी होते हैं और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं होते हैं। अ पर्सन हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द स्टेट रोल प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय द स्टेट बार काउंसिल। दोबारा से क्वेश्चन सुनिए। अ पर्सन हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द स्टेट रोल प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल की बात की जा रही है, तो उसे आपका बोला जाता है एडवोकेट, ठीक है। द टर्म जो एडवोकेट है ना, ये होती है आपकी, ये आपकी मेंटेन करी जाती है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। और ये आपके सेक्शन 2, ये सब क्लॉज 1 है इसका, इस एक्ट के अंदर ये आती है। और अगर यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा ना, उसको बोला जाता है एन एडवोकेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं, जैसे प्लीडर्स होते हैं, वकील्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं। अब जैसे कि लॉयर जो होते हैं ना और जो बैरिस्टर्स होते हैं, ये सेम होते हैं, लेकिन इनके नाम जो है ना ये अलग अलग है। लेकिन जो लॉयर और बैरिस्टर्स होते हैं, ये स्टेट बार काउंसिल में इनका नाम जो मेंशन नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने जस्ट लॉ पढ़ा होता, पढ़ाई करी होती है, अभी प्रैक्टिस नहीं करी होती है। अब लॉयर जो है यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं, लेकिन अगर किसी ने साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करी है या फिर इंग्लैंड यानी कि यूके से पढ़ाई करी है, उनको बोला जाता है बैरिस्टर। Which of the following disputes do not come under the original jurisdiction of the Supreme Court? तो यहाँ पे डिस्प्यूट अगर सेंटर और एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में है, वो भी आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आती है। सेंटर एंड 1 और मोर स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर स्टेट ऑन अदर साइड, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, बिल्कुल ठीक है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे बताना है जो आपका सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पे आपका एक फिर से आ गया क्या, दोबारा की क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ द पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स। तो आप डिसीजन ले सकते हो, जजमेंट दे सकते हो, तो वो क्या होती है, जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ये इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। तो जुडिशियल रिव्यू के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो वो आपका लिया गया है द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहली बार जो जुडिशियल रिव्यू प्रोपाउंड किसने करा था, जॉन मार्शल ने ये आपका टर्म दी थी, यूएसए के थे वो। To make someone return for trial to another country or else state where they have been accused of doing something illegal. सो यहाँ पे इसको बोला जाता है आपका एक्स्ट्राडिट, ठीक है। मान लो इंडिया में किसी पर्सन ने क्या करा है,
क्राइम करा है, तो अगर वो इंसान अभी अभी वो है दुबई में है, तो वहां पे दुबई गवर्नमेंट को इंडिया की तरफ से समन जाएगा उस पर्सन को, तो उसको फिर वहां से रिटर्न होना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, ठीक है, उसको लाना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि वो एक्यूज्ड होता है, उसने कुछ इलीगल काम किया होता है। तो इसको बोला जाता है, पीछे आवाज आ रही है, सॉरी उसके लिए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एक्सट्राडिशन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in. So ये है आपका प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर लॉ कमीशन। तो ये आपकी पार्लियामेंट के अंदर इसको ये पावर दी गई है। अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आपका 124 आता है, ये आपको पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस हों, उनको रेगुलेट करने के लिए ये पावर दी गई है। तो जब भी इंक्रीज या डिक्रीज करने की ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट जो है ये उसके पास अथॉरिटी है। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हो रहे हैं ना। Dash is the highest law officer in India and the primary legal advisor to the union government. So आर्टिकल अगर बात करें 76 की, तो यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ये है आपका 5, ठीक है, आर्टिकल 76 पार्ट 5 डील करता है आपका अटॉर्नी जनरल, तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया में, ठीक है, और ये आपका चीफ लीगल एडवाइजर भी होता है गवर्नमेंट का, और इसको एडवाइस भी करता है यूनियन गवर्नमेंट को जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उसमें। अब यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल होता है, ये इसकी हेल्प करता है, इसको असिस्ट करता है, और एडवोकेट जनरल जो होता है ना, ये स्टेट लेवल का होता है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। Dash is a legal document that sets out the claims made by the plaintiff against a defendant in a civil court. सो प्लेंटिफ होता है वो इंसान जो कि लॉ सूट जो है इनिशिएट करता है दूसरे पर्सन के खिलाफ, ठीक है, या फिर किसी एंटिटी के खिलाफ जिसको आप बोलते हो डिफेंडेंट, तो ये होता है आपका प्लेंट। तो ये जो प्लेंटिफ फाइल करता है कंप्लेंट, ठीक है, कोर्ट में, ठीक है, जो भी उसके डैमेजेस होते हैं उनको डिमांड करता है, और उसके अलावा जो भी उसके राइट्स होते हैं उनका एग्जीक्यूशन के लिए वो जो है उनको करता है। तो बाकी जो प्लेंटिफ जो होती है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट करती है, डिफेंडेंट को होता है जिसके ऊपर क्लेम लगा होता है, एक्यूजेशन लगी होती है। तो प्लेंटिफ आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन लीगल टर्म्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब पोइना? सो ये आपका ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आपको कोर्ट के सामने पेश होना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, या फिर एविडेंस देने के लिए कोर्ट ने बुलाया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो ये होता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसको और क्या बोला जाता है, गार्डियन, ठीक है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपका हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है हमारे इंडिया का, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये करता है, और डिस्प्यूट्स जो होते हैं सेंटर स्टेट के बीच में उसको भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट, उनको भी सॉल्व करता है, सेटल करता है। जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, सो ये आपकी जो है पावर होती है किसकी, जुडिशरी की पावर होती है जुडिशियल रिव्यू, ताकि जो भी लॉज जो होते हैं, कानून होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो होती है, मैं से बोलना चाह रहा, उसको जो है रिव्यू करना होता है, ठीक है, और अपने ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट करने होते हैं, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है द पावर टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज एंड टू रिव्यू द जुडिशरी ऑन, ये वाले बी पार्ट इसका सही आंसर होगा।
नहीं नहीं, ये वाला ए पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है उसके उनमें से नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ए पार्ट इसका सही आंसर होगा। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू, किसको लेटर लिखेगा वो? प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। What is the official court document issued to give authority to a person to administer the estate of a deceased person who died intestate? सो ये होता है आपका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका एक ऑफिशियल कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसमें लिखा होता है कि आपके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है, कि मान लो अगर कोई इंटरस्टेट है, यानी कि अगर कोई पर्सन मर गया है, उसने अपनी विल नहीं बनाई है कि मेरी प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए, तो ये फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये आप उस पर्सन को बोल सकते हो कि तब तक आप एडमिनिस्टर करो जब तक किसी को अपॉइंट ना करा जा सके एज अ एग्जीक्यूटर, ठीक है। What term does refers to the legal right that gives someone ownership of a property or asset, including the ability to transfer ownership? ये होते हैं आपके टाइटल, ठीक है। ये आपका क्या होता है? लीगल राइट होता है कि आप इस प्रॉपर्टी के क्या हो? ओनर हो। ये क्या हो रहा है इसमें? लीज किया जाता है कि टाइटल है शायद इसका, मैं देख लूंगी इसका, ठीक है, फिर आपको बता देती हूँ। What is a written legal document that conveys a binding commitment or promise affirming an interest in property or rights? Legal written documents that conveys a binding commitment or promise affirming an interest in or property in rights. ये होती है आपकी डीड, ठीक है। ये आपका लीगल रिटर्न में बनाया होता है, ठीक है। एक बाइंडिंग होता है ये, कि ये आपका इसमें इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में कितना है, ये प्रॉपर डीड बनाई गई होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। A suit for dash is a civil lawsuit that established a party's legal right or title to something. ये होते हैं आपके डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन आप करते हो, एक आप सूट फाइल करते हो डिक्लेरेशन के लिए, ये आपका एक सिविल लॉ सूट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके लीगल राइट बताए जाते हैं, डिक्लेयर करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? तो अब मैं जल्दी करूंगी, मेरी बस हो गई है बोल बोल के। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये है आपका इंग्लिश होती है। वट इज द टर्म फुल कोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ JNK हाई कोर्ट? फुल कोर्ट का क्या मतलब होता है? जहाँ पे आपके सारे के सारे जजेस एक साथ बैठे होते हैं, किसी इश्यूज के ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। 46th क्वेश्चन, विच बॉडी प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर JNK हाई कोर्ट? JNK हाई कोर्ट के ऊपर होता है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसका आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपकी हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। NDPS का मतलब होता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो अभी तक वीडियो जो है लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, बहुत ज़्यादा हिम्मत जो है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी यूज़ हो चुकी है, तो मैं क्या बोलूँ अभी आपको, है ना। तो आप इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और क्या ही बोलती हूँ। वट इज कम्यूटेशन? कम्यूटेशन क्या है? द सब्सटीट्यूशन ऑफ अ पनिशमेंट विद अ लेस सीवियर वन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो थोड़ी सी कम पनिशमेंट दे दो, ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर दो पनिशमेंट, अगर किसी को पहले ज़्यादा मिली हो तो ये उससे थोड़ी कम कर दो, ठीक है, ये होता है। डिक्री क्या होता है? डिक्री होता है भाई एक फॉर्मल ऑर्डर होता है कि जहाँ पे जो जो इशू चल रहा होता है उसका क्या रेजोल्यूशन निकला, ठीक है, जजमेंट से पहले, तो वो होती है आपकी डिक्री, फॉर्मल ऑर्डर होता है कोर्ट का।
ये है आपका रिटायरमेंट एज जज ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट या फिर जो भी हाई कोर्ट्स हैं। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपकी क्या स्कोर आई है और ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताना है। अगेन मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा हो बताइएगा ज़रूर। रात को 10 बजे आपको मिलना है, वहाँ पे हमने करना है कंप्यूटर्स या फिर इंग्लिश या फिर करंट अफेयर्स या फिर मिक्स, ठीक है। दैट आई विल डिसाइड, फिर मैं आपको बता दूंगी। तो आपका मेन काम है पढ़ना भाई। तो आप आ जाना क्लास में 10 बजे, ठीक है। 10 से 10:15 के बीच में क्लास होती है डेली। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विद शिवाली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू।